धन्यवाद आहूजा जी। और जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने विचार रखे हैं और जो चले गए, सईदा जी, जॉन दयाल, कुर्बान अली जी, प्रशांतो जी और अशोक, जिस समझ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने ये मीटिंग रखी थी, मैं समझता हूँ उसमें बहुत काफ़ी हमको सफलता महसूस होनी चाहिए और हुई है। क्योंकि जो सुझाव आए हैं, एक तो सुझाव बड़े अच्छे आए हैं, प्रशांतो जी ने बड़े अच्छे सुझाव दिए कि फ्रेटर्निटी का जो उत्पात है, जो उसका जो जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है वो रिलीजन, और अगर हमको जो इस रिलीजियस फैनेटिसिज्म को अगर हमने रोकना है, कुछ करना है, तो हम उसी बात को लोगों को सामने लेकर के बढ़ें कि रिलीजन में असली फ्रेटर्निटी का क्या मतलब है। जो हमने ये सभा रखी, अब लोग सब्जेक्ट तो ये है कि जो कम्युनल हार्मनी इज़ असेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। तो कह सकते हैं अगर हमारे जसपाल सिंह जी यहाँ होते पिछली मीटिंग में, जब हमने मीटिंग रखी थी इन डिफेंस ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो उन्होंने अरे ये भी सिविल लिबर्टी और इक्वालिटी को कोई डिफेंस की ज़रूरत है, इसमें भी कोई डिस्कशन की ज़रूरत है। आज वो होते तो वो ये कहते कि भाई इसमें भी कोई ज़रूरत है ये बात इस पर डिस्कशन करने की कि कम्युनल हार्मनी इज़ असेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन हालात ऐसे हो चुके हैं कि हमको ये डिस्कस करना पड़ता है। अब अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदू राज बनाएंगे, हिंदुत्व का जो एजेंडा है कि हम खुलेआम कहते हैं हिंदू राज बनाएंगे। समाजवाद जो है वो एक बाहरी, एक विदेशी एक विचार है, सेकुलरिज्म एक विदेशी विचार है, इस तरह की बातें होती हैं। तो मैंने देखा, और फिर डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि हाँ, असली डेमोक्रेसी क्या है, वो अपनी डेमोक्रेसी का मतलब ही एक तरीके से बिल्कुल बदल दिया सा गया है। तो हमने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल को हम जब याद करते हैं तो मैं ढूंढने की कोशिश की कि भाई हमारी फ्रीडम स्ट्रगल तो एक थी, हमको आज़ादी लेनी थी, तो कहीं उसमें जो फ्रीडम स्ट्रगल का कोई ये उद्देश्य था कि हमको फ्रीडम दो, हम हिंदू राज बनाएंगे क्या? मैं दया सिंह जी, आप बता सकते हैं कभी फ्रीडम स्ट्रगल ने कभी आगे कहा कि भाई हिंदू राज बनाएंगे, हम इसलिए फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं? और जब फ्रीडम स्ट्रगल की बात हुई, फ्रीडम की बात हुई, डिमांड उठी, जब कांग्रेस बनी भी नहीं थी, उससे पहले भी, तो दादा भाई नेहरू जी थे, पहले पार्लियामेंट्री मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, पहले इंडियन थे जो पार्लियामेंट के मेंबर बने। और उसके बाद और लोगों ने भी जो इंडिया की जो डिमांड्स थी वो रखते थे, किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, और उनका ये था हमको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल वो ये करते थे इंग्लैंड से, भाई जब आपके यहाँ डेमोक्रेसी है तो आप हमें कैसे डिनाई कर सकते हैं? जब आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, जब इंग्लैंड कैसे ऑन द बैक फुट कि जब आपके यहाँ डेमोक्रेसी है तो आप इंडिया को कैसे डिनाई कर सकते हैं? वहाँ से जब अरे आप कैसे डेमोक्रेसी करेंगे, आप तो जात पात में बटे हैं, आप तो बटे हो, आपको तो डेमोक्रेसी चला ही नहीं सकते। मैंने कहा नहीं, हम चलाएंगे। और कौन सी डेमोक्रेसी चलाएंगे आप जी? अब सारा प्रगतिशील जो फोर्सेस हैं चल रही हैं, टैक्सेशन विदाउट
no taxation without representation, American 1874, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, आर्मी फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक आइडिया पूरे यूरोप में फैल गया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो ये सब कहते हम तो इस लाइन पे चलेंगे, हम डेमोक्रेसी जो बनाएंगे, ये लोग लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो प्रोग्रेसिव आइडियाज है उसके साथ हम चलेंगे। तो ये एक टसल चल रहा है। इंग्लैंड को बैकफुट पे होना पड़ रहा है, क्योंकि वो कह नहीं सकते कि भाई हम, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर ही जो इंग्लिश लोग थे वो सपोर्ट करते थे, वो बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते इंडिया के हक में। और 1917 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी तो बड़ी डिमांड थी कि आप डेमोक्रेसी के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन पहले इंडिया को तो डेमोक्रेसी दो, उनको तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम दो। अब पार्लियामेंट में डिबेट होती थी वो लोग, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो उस समय मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वी विल नॉट लूज इंडिया इन बैटल फील्ड बट वी विल लूज इंडिया ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हमने इंडिया को खोना है तो ये हमारी पार्लियामेंट ही खो देगी इसको, क्योंकि वहाँ लोग डिमांड, वहीं के लोग डिमांड कर रहे थे। तो अब उसमें हम अब देखते हैं अब फ्रीडम स्ट्रगल कैसे, तो उसका सबसे पहला मुद्दा ये था हम एक हों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक होके चले। और ये फ्रेटर्निटी, अभी प्रशांत जी ने कहा कि उन्होंने 1948 में फ्रेटर्निटी का इंट्रोड्यूस करने के क्या वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिकल जो हालात चल रहे थे वो तो फ्रेटर्निटी के चल ही रहे थे शुरू से। देखो अब मैं दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा लाहौर कांग्रेस में, शायद 1886 का था, लेट अस ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ आवर मदर इंडिया। यानी ही वॉज ए पारसी, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तो वो कह रहे हैं कि वी आर, लेट अस रिमेंबर वी आर ऑल children of our mother country. Indeed, I have never worked in any other spirit than that I am an Indian, and owe my duty to my country and all my countrymen, whether I am a Hindu, I am a Mohammedan, a Parsi, a Christian, or any other creed. I am above all an Indian. Our country is India. Our nationality is Indian. तो वो कह रहे कि हम एक फ्रेटर्निटी के, हम एक इंडियन हैं, हम भूल जाएं हम हिंदू मुस्लिम। ये 1886 1890 से ये चला आ रहा है। और फिर उसके बाद गोखले साहब ये कहते हैं, इन्होंने ऑल इंडिया सोशल कॉन्फ्रेंस जो बनाई उसमें वो बोलते हैं द इंडिया ऑफ द फ्यूचर। इंडिया कैसा बनेगा, फ्यूचर इंडिया कैसा होगा, ये उस समय से सोच चल रहा है। गोखले, दादा भाई नौरोजी, उन समय तो उनका, और वो बताते हैं कि जो हमारा इंडिया होगा, जो डेमोक्रेसी होगी, जो हम बनेंगे, जो फ्रीडम मिलेगी, वो कैसा होगा। वो कहते हैं द इंडिया ऑफ फ्यूचर कुड नॉट बी नाउ बी ओनली ए हिंदू इंडिया और ए मोहम्मदन इंडिया, or it must be compounded of all the elements which existed in India, Hindu, Mohammedan, Parsi, Christian, and the Englishmen who adopted India as a country. और उनका, और जो सोसाइटी बनती थी, ज़्यादातर सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी है, और सोसाइटी से उनमें स्पेशल एक क्लॉज ये होती थी कि वी हैव टू वर्क टुवर्ड फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। जो उन्होंने जो सोसाइटी बनाई सर्वेंट ऑफ इंडिया, उसमें ये प्रावधान था, द प्रमोशन, दैट इज द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, द प्रमोशन ऑफ कोर्डियल गुडविल एंड कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज was embodied in the constitution of the servant of Indian society. Every servant of India was required to regard all Indians as brothers and work for the advancement of all without
any limitation of caste or creed। तो ये संघर्ष में चला आ रहा है शुरू से फ्रेटर्निटी का, कि हम अगर फ्रीडम लेंगे तो वो फ्रीडम होगी जो प्रोग्रेसिव मूल्य हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, जो 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 मानव सभ्यता जिस तरफ चल रही है हम उस तरफ जाएंगे, और हमारी डेमोक्रेसी जो होगी वो सबके लिए होगी उसमें। और इसीलिए 19 कदम बढ़ते जा रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल के, कांग्रेस के। वो वो जो अगर हमको वर्ल्ड ओपिनियन अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लेनी है तो हमको ये खड़े होकर कहना पड़ेगा। वो समझते थे कि हम जो डेमोक्रेसी होगी वो उन्हीं उसका आधार वही होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का है, इंग्लिश रेवोल्यूशन का है, अमेरिकन रेवोल्यूशन का है, जो प्रोग्रेसिव धारा है दुनिया में चल रही, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर। और इसीलिए 1931 में जो कराची रेजोल्यूशन हुआ, जो फंडामेंटल राइट्स जिनकी बात की, उन्होंने कहा ये हमारा फंडामेंटल राइट। तो एक दुनिया को विश्वास दिला रहे हैं, इस देश के लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, इंग्लैंड के लोगों को विश्वास दिला रहे हैं, प्रोग्रेसिव फोर्सेस को विश्वास दिला रहे होंगे कि हम जो हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी होगी वो इस तरह की होगी। और इसीलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बना। बहुत कुछ और भी मैं आखिरी में उनका पढ़ना चाहूँगा जो इन्होंने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जामा मस्जिद पे 1947 में जबकि कत्लेआम चल रहा था, लोग जा रहे थे इधर से उधर, वहाँ वो बोलते हैं, जामा मस्जिद पे उन्होंने स्पीच दी, अहद करो। वो मुसलमानों को मुसलमानों को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ वो संदेश मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए था। अहद करो ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण उनका जो कहना है कि इस मुल्क की तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और वो जो CAA के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो इन्होंने जिक्र किया प्रशांतो जी ने, वो बेशक जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो नौजवान आगे निकले थे, बेशक उनको शायद ये ना याद हो या ये ना पता हो कि लेकिन जो फिज़ा में वो बात छोड़ गए, वो उसी फिज़ा का नतीजा है कि जो बुनियादी फैसला कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर को जो एक तरीके से बर्बाद करने की कोशिश कर, उसको उस पर लोग खड़े हुए। और वो मौलाना जी का एक संदेश था कि हमारी आवाज़ के बगैर वो फैसले नहीं किए जाएंगे। और यही CAA जो प्रोटेस्ट वगैरह थे, जो प्रोटेस्ट होते हैं, जो हमारे होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। तो मैं यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा ये कहकर कि सही कहा है, कुर्बान अली जी ने सही कहा कि हमको बाहर निकलना पड़ेगा, हमको बोलना पड़ेगा, और बगैर बोले हुए, बगैर चैलेंज किए हुए, हमें अफसोस है कि इन्होंने जिस तरीके से बताया कि कोई आवाज़ नहीं उठी, उसी नरसिम्हानंद ने और उसने, लेकिन आवाज़ उठती है यहाँ। तो मीडिया आवाज़ को कहीं हम समझते हैं कि आवाज़ जब ही उठी जब मीडिया में आएगी, लेकिन बोलने वाले तो बोलते हैं। लेकिन मैंने इमरजेंसी में हम लोगों ने देखा है, जो भी इमरजेंसी ने जिन्होंने भी देखा होगा कि आवाज़ जब उठती है तो वो रुकती नहीं। इतनी सेंसरशिप थी इमरजेंसी के अंदर, लेकिन और अखबार छापते नहीं थे उसके, और कोई यहाँ वो भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था। उसके बावजूद भी एक घटना कहीं होती थी तो वो दूसरी हजारों मीलों दूर वहाँ खबर मिनटों में पहुँच जाती थी। तो आवाज़ जो है वो कभी रुकती नहीं है, और आवाज़ हमको उठानी पड़ेगी। और हम समझते हैं कि हम इसमें इस देश के लोग, जो इन्होंने कहा अशोक भारती जी ने, कि इस देश के लोग ऐसा नहीं होंगे कि वो इन बातों को समझेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। हमने देखा है इमरजेंसी होते हुए भी लोग उठे हैं, इतना दबाव था।
और उसके बाद भी लोगों ने उसका मुकाबला किया। हमने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। अब हम समझते हैं कि तीसरी लड़ाई है आज़ादी के लिए और उसमें भी हम सफल होंगे। धन्यवाद।